हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बहुत अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, बहुत कुछ दे रखा था इस चैप्टर के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, उसको देख लिया है। अब ये चैप्टर दोबारा से वापस आ रहा है अपनी हेडिंग के ऊपर। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। ये दोबारा आ रहा है बजट वाले टॉपिक के ऊपर, और अब आपको ये समझा रहा है कि इतना कुछ जानने के बाद कि सरकार का खर्चा कहाँ का होता है, किस किस तरीके का खर्चा होता है, रेवेन्यू क्या क्या होता है, किस किस तरीके का रेवेन्यू होता है, सरकार के खर्चे और जो कमाई होती है शॉर्ट टर्म में भी होती है, अगेन खर्चे और कमाई लॉन्ग टर्म के अंदर भी होती है। जब उसने राइटर ने आपको इतना समझा दिया है, अब कह रहा है कि इस लॉजिक के बेसिस पर जो अभी तक हम इस चैप्टर में कंटेंट पढ़ते हुए आए हैं, उन सारे टॉपिक्स को कंबाइन करते हुए अलग अलग प्रकार के बजट होते हैं। अब देख रहे हो, बजट किसी बुक के अंदर गिवन भी नहीं होता, तो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, वो टाइप ऑफ बजट क्या ही जानेंगे। ये हमारे लिए एक एज वाला टॉपिक है। नाम से हो सकता है कि कोई लिखने की पोजीशन में हो कि अगर वो दे दे कि हाँ भाई बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, तो चलो एक बार को कोई स्टूडेंट लिख भी ले। लेकिन फिर भी टाइप ऑफ बजट एकदम से पेपर के अंदर कोई बनाकर लिख ही लेगा ऑन द स्पॉट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बजट के जो प्रकार होते हैं ना दोस्तों, ब्रॉडली ना दो तरह के बजट होते हैं। आप कहोगे नहीं, यहाँ पर तो हमें स्क्रीन के ऊपर हेडिंग में पिंक कलर के बॉक्स में 3 दिख रहे हैं, वो गलत दिख रहा है आपको। दो तरह के बजट होते हैं ब्रॉडली। एक होता है बैलेंस बजट और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड या इम्बैलेंस बजट कह लो उसको। अब ये जो इम्बैलेंस बजट होता है ना, या अनबैलेंस्ड, कुछ भी नाम यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सरप्लस बजट और दूसरा डेफिसिट बजट। इम्बैलेंस तो यही होता है ना, इम्बैलेंस का मतलब हमेशा नेगेटिविटी थोड़ी ना है। सरप्लस भी तो हो सकता है, सरकार के पास रेवेन्यू भी तो ज़्यादा हो सकता है। और इम्बैलेंस जब सरकार का रेवेन्यू कम हो, खर्चे ज़्यादा हो, वो भी इम्बैलेंस होता है। तो एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है इम्बैलेंस्ड। इम्बैलेंस बजट दो प्रकार के होते हैं, सरप्लस और डेफिसिट। बैलेंस बजट का कोई प्रकार नहीं होता, क्योंकि बैलेंस मतलब क्या, जितना आया है उतना खर्चा करो, जितना खर्चा कर रहे हो उतना कमा लो, खत्म। तो देखते हैं अब हम इन चीज़ों को। सबसे पहले राइटर आपको ये बोल रहा है कि बजट की डेफिनेशन को रिकॉल करो। बजट, एक आप जानते हो कि बजट वर्ड तो यूज़ होता ही नहीं है, पहली बात है हमारे संविधान में। ऑफिशियल जो नाम है बजट का वो ये है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जिसमें सरकार के एस्टिमेटेड कि कहाँ कहाँ से रेवेन्यू की प्राप्ति सरकार को हो सकती है, एस्टिमेटेड रिसीट, और सरकार के खर्चे कहाँ कहाँ होंगे आने वाले साल के अंदर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। इसके बारे में पूरा का पूरा अनुमान होता है। और क्योंकि ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक ही साल के बारे में बात करता है, तो ये जो कमिंग फिजिकल ईयर है उसके बारे में ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड रेवेन्यू के अनुमान होते हैं। बजट ना वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, राइटर आपसे कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, ये यूज़ मत करना आप कि कितने प्रकार के होते हैं। अब नंबर मेंशन करके मत आना कभी भी पेपर के अंदर के 3 प्रकार के होते हैं। बजट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है ब्रॉडली। एक होता है बैलेंस बजट। उसके बाद ना अपने नोट्स में करेक्ट करते हुए, या फिर जैसे भी आप पढ़ो, अब तो अंकिता जैसे आपके पास वो बुक आ गई है, या जितने लोग आप में से नोट के ऊपर रिलाई करते हैं, तो दोस्तों एक बात याद रखना कि जब आप बैलेंस बजट लिख लो ना अपने नोट्स के अंदर, या फिर आप जब भी रिकॉल करने बैठो, तो नंबर 1 याद रखना बैलेंस बजट। उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, सीबी सचदेवा में ऑर्डर ठीक नहीं दे रखा है ये वाला। उसके बाद यहाँ पर आ जाना, ये है अनबैलेंस बजट या इम्बैलेंस बजट, जो मर्जी बोलो, ये है सेकेंड कैटेगरी। अब इसके 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। ए होता है इसका सरप्लस बजट, बी होता है इसका डेफिसिट बजट। अब वापस आ जाओ, तो ये जो दे रखा है सरप्लस बजट या डेफिसिट बजट, ये जो दूसरी ब्रॉड कैटेगरी है अनबैलेंस बजट, ये उसके प्रकार हैं, ए एंड बी। अब ये जो प्रकार बने हैं बजट के, इट डिपेंड्स अपॉन वेदर जो एस्टिमेटेड रिसीट हैं सरकार के, सिंपल सी बात, वो इक्वल टू है उसके एक्सपेंडिचर के, या फिर सरकार का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू की जो प्राप्ति है, मान लो अगर रेवेन्यू इस तरफ है और एक्सपेंडिचर इस तरफ है, 3 ही सिचुएशन बन सकती है ना, या तो रेवेन्यू ज़्यादा या एक्सपेंडिचर ज़्यादा या दोनों इक्वल। बस इसी के बेसिस पर 3 क्लासिफिकेशन माइक्रो लेवल पर जाकर होंगी,
मैक्रो लेवल पर दो ही सिचुएशन बनती हैं, कौन सी, देख लो इसको ध्यान से। एक ये बैलेंस बजट, और ये जो दोनों हैं ये अनबैलेंस बजट, ये बैलेंस्ड। ठीक है, आपको बुक्स में, रेगुलर बुक्स में नहीं मिलेगा ये वाली चीज़ें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो, आसानी चीज़ है। अब आपको हेडिंग से ही समझ में आ गया होगा कि सर अगर आप ना भी पढ़ाओगे तो हम जानते हैं, अभी तक हम बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये तो हम आराम से बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वही वाली बात है ना कि टॉपिक कहीं दे ही नहीं रखा था हमें, अब हमें यहाँ पर मिल गया है, कंटेंट भी अच्छा खासा है ये लिखने को। अब जब हमें इतना खुलासा हो गया कि अच्छा बैलेंस और अनबैलेंस बजट होते हैं, और मैंने सिंबल्स भी आपको दे दिए हैं बीच में, अब आप आराम से आंसर कर सकते हो इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो बात करते हैं बैलेंस बजट की। गवर्नमेंट बजट को बैलेंस बजट तब बोला जाता है जब सरकार के जो एस्टिमेटेड रिसीट हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट हो, चाहे वो कैपिटल रिसीट हो, दे शुड बी इक्वल टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। कुल मिलाकर आप इनकी सब क्लासिफिकेशन को छोड़ दो एक बार के लिए, रेवेन्यू और कैपिटल। एस्टिमेटेड रिसीट, नीचे देख लो, ये रहा फॉर्मूला इसका, एस्टिमेटेड रिसीट इज इक्वल टू द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब जब ये रिसीट की बात होती है, दोनों तरह की, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, एक्सपेंडिचर की बात होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। तो बेसिकली अब यहां पर आपको एक राइटर एक चीज़ बोल रहा है कि आप ये इमेजिन कर लो, सरकार के पास जो आय आती है, जो इनकम आती है, मान लो कि सरकार का ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो है टैक्स, कि सरकार के पास एक ही जगह से पैसा आ रहा है, मान लो टैक्स के रास्ते से ही पैसा आ रहा है। तो बैलेंस बजट क्या होगा, जितना भी अमाउंट सरकार के पास टैक्स की फॉर्म में आया, मान लेते हैं हम लोग सरकार के पास आया 500 करोड़ का अमाउंट, ये हो गया रिसीट, ठीक है। और सरकार अगर देश में खर्चा ही 500 करोड़ का कर रही है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, तो ये बनेगा बैलेंस बजट। हमें सुनने में लगता है कि हाँ भाई, जब भी कोई चीज़ बैलेंस नाम से आ ही रही है, अच्छी ही होगी, उसके कोई दुष्परिणाम या नेगेटिव रिपरकशन हो ही नहीं सकते। चलो, आज की डिस्कशन में हम लोग इस बात के ऊपर खुलासा करेंगे। वही वाली बात है ना कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये सिंबल्स आपके सामने थे, आप आराम से इसको खुद भी पढ़ सकते थे इस टॉपिक को। मैं कह देता कि ये तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, और आप खुद पढ़ लो कि सरप्लस, बैलेंस और अनबैलेंस बजट मतलब क्या ही होगा, ठीक है। लेकिन आज मैं इस डिस्कशन को मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको वाइंड अप करवाऊंगा इस टॉपिक को। अगर मैं आपको ये क्लेम कर दूं कि घाटे वाला बजट डेमोक्रेटिक कंट्री छोड़ो, किसी भी देश के लिए बेस्ट बजट होता है, तो आप मानोगे नहीं। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि जिस कंट्री में सरकार का बजट इस प्रकार से बने कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रेवेन्यू से, अगर ये स्टेटमेंट भी आ गई ना, ये आप प्रीलिम्स के अंदर अंधाधुंध उसको काट दोगे रेड, जो भी आप पेन लेकर गए उससे, कि ये तो हो ही नहीं सकता। और क्या पता हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये सारे बजट जो बैलेंस हैं, या फिर जिसमें रेवेन्यू भी ज़्यादा आ रहा है सरकार के पास और एक्सपेंडिचर कम है, क्या पता हम ये बोलें, इस डिस्कशन को ये बोलकर वाइंड अप करें कि ये भी ख़राब है, ये वाला बजट भी ख़राब है, ये घाटे वाला बजट अच्छा है, जिसमें खर्चा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रहा है। देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो हम इस डिस्कशन को अच्छे से करेंगे और देखेंगे कि रियल इकोनॉमी में थ्योरेटिकली तो हम लोग हमेशा से, मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर से, जब से नेशनल इनकम मैंने आपको शुरू करवाया है, इकोनॉमिक्स की सीरीज जब से मैंने स्टार्ट करी, मैं तो खुद तारीफ कर रहा हूँ आपसे पहले दिन से कि सिचुएशन ना कौन सी बेस्ट होती है। आप लोग हमेशा आंसर देते थे कि रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए एक्सपेंडिचर से, ज़्यादा ना हो तो एटलीस्ट ही हो। हम तो इन्हीं दोनों सिचुएशन को बेस्ट मान रहे थे। आज की क्लास में क्या पता मैं अपनी बात से पलट जाऊँ और प्रूफ के साथ पलट जाऊँ कि मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो गलत सिखा रहा था आपको, एग्जाम के अंदर कुछ और लिखना है आपको। क्या पता मैं आज आपको ये बता दूं कि एग्जाम के अंदर ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है,
जो आप लिखोगे। अगर आप ऊपर 2 लिख कर आए और मेरी बातों पे अभी तक जो मैं आपको बता रहा था अगर आप वो भरोसा करते हो तो आप फेल हो जाओ, शायद से उस क्वेश्चन में आपको नंबर ही ना मिले, या इंटरव्यू में आपका बहुत गंदा इंप्रेशन हो। चलो देखते हैं इस चीज़ को आराम से। वही वाली बात है ना, जब जो बात जहाँ पर होती है वहीं करी जा सकती है। थ्योरेटिकली तो हम जानते हैं भाई, इतना तो दिमाग हम में बुद्धि है भाई, हम रोटी खाते हैं कि जब रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है वो अच्छी सिचुएशन है, खर्चे कम होने चाहिए। नहीं हो पा रहे तो एटलीस्ट इक्वल हो। आमदनी अठनी खर्चा रुपया से तो बेटर ही है कि अगर आमदनी 50 पैसे है तो खर्चे भी 50 पैसे के ही हो। ऐसे नहीं होने चाहिए कि आमदनी 50 पैसे की, खर्चे 1 रुपये के हो रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बोलने के लिए अच्छा है। रियल इकोनॉमी में क्या होता है अभी देखते हैं। अ बैलेंस बजट विल देन इम्प्लाई दैट अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक है। अब ये तो बेस्ट सिचुएशन है, लेकिन नीचे हमें टॉपिक दे रहा है राइटर, भाई इसके मेरिट्स हैं, इसके डीमेरिट्स हैं। मतलब सोचने वाली बात है यार, इसके भी डीमेरिट्स हैं, इसके भी दुष्परिणाम हैं। जी हाँ, अब देखते हैं। यहाँ से आज से आपका लेक्चर जो इसको लेकर होता है ना शुरू, ये जो 3 सिंपल्स के ऊपर जब तक हमारे इकोनॉमी का कोर्स जब से शुरू हुआ तब तक हम बात करते रहे हैं। आज आप ये मान लो कि आपके लिए आज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप इन 3 सिंबल्स की ना एप्लीकेशन जानोगे। आज आप अप्लाइड इकोनॉमी जानोगे कि ये रियल चीज़ें ना काम कैसे करती हो। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एंगल जानोगे आप हिंदुस्तान की इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में। चलो शुरू करते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-2 मिनट, 2-2 डीमेरिट ही हैं सबके, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। इंटरव्यू में तो पटके ही जाओगे, वो समझ जाएंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, बस वो पूछेंगे और जान जाएंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छे कलेक्टर बनोगे तुम, पता लग गया है तुम्हारे आंसरों से। 2 मेन मेरिट्स ऑफ अ बैलेंस बजट आर, दो, अगर मतलब ये सिचुएशन हो ना कि रिसीट जो है वो गवर्नमेंट रिसीट जो है इट शुड बी इक्वल टू द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसके मेरिट्स क्या होते हैं? जब इक्वल टू का सिंबल हमें दिख ही रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि यस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। और इसका मतलब अगर सरकार अपने खर्चों को रेवेन्यू के बराबर रख रही है कि जितने रेवेन्यू आ रहा है उतना ही खर्चा हो रहा है, तो यानी कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा। लेकिन अब देश की आबादी, हम क्या कहें कि हर कंट्री के अंदर ये सिचुएशन ज़रूरी तो नहीं है कि आबादी जो है हर एक कंट्री की सेम हो। हर एक कंट्री जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो। किसी कंट्री के अंदर जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, बिल्कुल भी गरीबी रेखा के नीचे ना हो, बिलो पॉवर्टी लाइन ना हो। यानी कि सारी उंगलियां एक बराबर नहीं है पूरे वर्ल्ड में, सारी कंट्रीज एक जैसी नहीं है। 200 की 200 कंट्रीज़ की भिन्न भिन्न प्रकार की कहानी है अपनी, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ सिटीजन, इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, इन टर्म्स ऑफ सरकार को कितना सपोर्ट देना चाहिए सब्सिडीज़ की फॉर्मेट के अंदर, इन टर्म्स ऑफ के उस कंट्री के अंदर डेवलपमेंट आना कितनी बाकी है, इन टर्म्स ऑफ वो कंट्री के अंदर डेवलपमेंट आ चुकी है पूरी की पूरी तरीके से, वो कंट्री डेवलप्ड इकॉनमी, लेकिन कुछ कुछ का कभी कभार टाइम पर टचेस देने पड़ते हैं। टचेस इन द सेंस, मान लो कि कोई कंट्री फुली डेवलप्ड कंट्री है लेकिन वहाँ पर नेचुरल आपदा कभी ना कभी कोई आ गई जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़े लेवल पर टूट फूट गया, बिखर गया, तो अब वो सरकार क्या करेगी? क्या खर्चा नहीं करेगी क्या? लेकिन अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में अगर इन डीमेरिट्स को समझने की कोशिश करें, भारत की राज्य आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए, एक तो इससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रोसेस है ना वो रुक जाएगा, वो थम जाएगा, वो पक्का इंपैक्ट होगा, नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। क्यों? यानी कि सरकार के पास जब जितना रेवेन्यू आएगा, सरकार ने एक चीज़ यहाँ पर रूल बना रखा है कि वो खर्चे ही उतना करेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। अब आप कहोगे अच्छी चीज़ तो है भाई, आप कहोगे कि 30,000 रुपये अगर आपके पास सैलरी आ रही है तो आप 50,000 का खर्च करने का थोड़ी ना सोचोगे, उधारी थोड़ी ना लोगे। अब यहाँ पर सरकार को अगर इस रेवेन्यू से ज़्यादा खर्चा करना है तो उधारी तो लेनी पड़ेगी ना। लेकिन वही तो बात है ना, ये अभी हम डिस्कशन को आगे चल के देखेंगे, ये उधारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। क्यों? इस रेवेन्यू ने बांध रखा है एक्सपेंडिचर को, जितना ये रेवेन्यू होगा सरकार उतना ही खर्चा करेगी। क्यों? सरकार इस सिंबल को चेंज ही नहीं करना चाहती, ना ऐसे ना ऐसे, सरकार बस इक्वल टू को कायम रखना चाहती है। सरकार का बस एक ही मकसद है, आवर बजट शुड बी बैलेंस बजट, आवर बजट शुड बी बैलेंस बजट, आवर बजट शुड बी बैलेंस बजट। यही चीखती रहती है सरकार ऐसी सिचुएशन के अंदर, बैलेंस 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 बैलेंस। तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हाइंडर्ड होती है। दूसरा, स्कोप ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज इज रिस्ट्रिक्टेड। सरकार कुछ फिर
जो स्कीम्स योजनाएं वगैरह हैं वो ले ही नहीं सकती, क्योंकि स्कीम योजनाओं को लॉन्च करने के लिए सरकार को उससे पहले यह अनुमान लगाना पड़ता है कि एक्स्ट्रा खर्चा कितना होगा। एक्स्ट्रा क्यों कह रहा हूं, ऑलरेडी बड़े सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज, स्कीम्स, पॉलिसी सरकार की चलती रहती हैं, ये उसके ऊपर से खर्चा होगा। लेकिन सरकार ने तो यहां पर बिल्कुल पत्थर की लकीर बांध रखी है ना एक बात को लेकर, कि रेवेन्यू अगर नहीं आया तो हम वेलफेयर एक्टिविटीज आगे नहीं बढ़ा सकते। फ्यूचर में रेवेन्यू बढ़ने दो, तब नई वेलफेयर एक्टिविटीज लॉन्च कर देंगे। अब जब सरकार टली ही इस बात के ऊपर हुई है, टिकी ही इस बात के ऊपर हुई है कि फ्यूचर में जब पैसा बढ़ेगा या कभी भी जब पैसा बढ़ेगा तब हम किसी नए मकसद के बारे में सोचेंगे, तो जब मकसद ही फ्यूचर के ऊपर टला हुआ है तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हंड्रेड होगी ना। ये कहीं से भी बजट अच्छा नहीं होता। आज की सिचुएशन में कोई भी लोकतांत्रिक देश के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, ये बजट कहीं से भी अच्छा नहीं होता। अभी हम पढ़ेंगे हालांकि इस लाइन को जो मैंने बोली, लेकिन मैं अभी आपको फ्यूचर में बता रहा हूँ ये चीज़ अच्छी नहीं होती। क्यों भाई साहब, इसके जो ये दो मेरिट्स हैं ना, ये दो अच्छी बातें छुप जाती हैं जब ये दो नेगेटिविटी सामने आती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हो रही और वेलफेयर एक्टिविटीज़ ही नहीं हो रही। वो सरकार वेलफेयरिज्म को प्रमोट ही नहीं कर रही है वहाँ पर। तो क्या घंटा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर सरकार ने अवॉइड करा, इसको अवॉइड करने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के नाम पर लोगों की वेलफेयर एक्टिविटीज़ लोगों को मिल ही नहीं रही है। तो ये जो अच्छी चीज़ें जो एक्चुअली दिख रही थी ना, इन डीमेरिट्स की वजह से, कहते हैं ना वन रॉटन एप्पल या मैंगो स्पॉइल्स दी होल बास्केट, ये दो दुष्परिणामों की वजह से ये अच्छे परिणाम भी छुप जाते हैं इसके। बैलेंस बजट टोटल तरीके से नेगेटिव बजट है, टोटल तरीके से नेगेटिव बजट है। क्यों? आर्थिक व्यवस्था के टर्म्स में वो देश को चरमरा कर रख देगा। लगेगा हमें सब कुछ बैलेंस रह रहा है, सब कुछ बैलेंस नहीं रह पाएगा। इतनी सारी चीजें कैसे कंट्रोल कर लोगे आप? बजट को बैलेंस करके रख रहे हो, आबादी को कैसे करके रख लोगे? आप ये कैसे सुनिश्चित कर लोगे कि बैलेंस बजट के साथ साथ लोगों में गरीबी रेखा मिट जाएगी, देश हमारा डेवलप्ड इकोनॉमी के पाथ पर बहुत जल्दी आ जाएगा? तुम्हारी जेबी हल्की नहीं हो रही है और देश हमेशा तरक्की के लिए खर्चा मांगता है, तुम्हारे खर्चे के लिए जेबी हल्की नहीं हो रही है सरकार की, घंटा तरक्की आएगी देश में? दूसरी चीज, लेकिन फिर आपका सवाल यही उठेगा ना कि घर पे भी ऐसी बातें होती है ना, जैसे कि जितने चादर है, जितने जितने पैर चादर है उतनी उतने पांव पसारने चाहिए। तो क्यों मांगे भाई देश कर्जा किसी और देश से या फिर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से? अच्छी चीज़ थोड़ी ना है कर्जा लेना, रियल लाइफ में भी है, सरकार के लिए भी। ये डिबेट अभी हम आते हैं अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर। अनबैलेंस बजट, व्हेन गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज आइदर मोर और लेस देन द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसीट्स। जब खर्चे जो हैं सरकार के अनबैलेंस, मैंने बोला ना आपको, दूसरी कैटेगरी जो होती है, या तो उसमें सरप्लस होगा बजट का। सरप्लस कैसा होगा? रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंडिचर, या डेफिसिट होगा। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू। तो ये होता है अनबैलेंस बजट। मेजरली दो कैटेगरी ही होती हैं बजट की, बैलेंस्ड इक्वल टू की सिंबल वाली, अनबैलेंस्ड दो सिंबल बनते हैं इसके अंदर, रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंडिचर, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू। ठीक है, अब अनबैलेंस बजट के दो प्रकार होते हैं, ए सरप्लस बजट एंड बी डेफिसिट बजट। देखते हैं इनको एक एक करके। सरप्लस बजट, नाम से ही लग रहा है सरप्लस है। अब जब बात ही कर रहे हैं बजट की, तो सरप्लस यहां पर एक ही चीज का हो सकता है, पैसे का। रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट की रिसीट जो होती हैं, जहां जहां से आमदनी की प्राप्ति हुई सरकार को, जब ये ज्यादा हो आमदनी सरकार की एज कंपेयर टू उसके खर्चे, इस प्रकार के बजट को हम लोग बोलते हैं सरप्लस बजट। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें, सरप्लस बजट एक ऐसी सिचुएशन को हमें दर्शाता है जहां पर सरकार की जो आमदनी है वो ज्यादा होती है, इट इज इन एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सिंबॉलिकली, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स आर मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मोर देन रेवेन्यू ज्यादा है उसके खर्चों से, मोर देन, ऊपर क्या था? इक्वल टू। ओके
अब देखो, सरप्लस बजट ये शो करता है, क्या शो करता है? कमाई ज़्यादा है सरकार की, सरकार खर्चा करने को मान नहीं रही है। कमाई है अच्छी खासी, पड़ा हुआ है जेब के अंदर, जेब ढीली नहीं कर रही है सरकार यहां पर भी। अब ऊपर वाली सिचुएशन के अंदर तो चलो समझ में आता था कि है ही नहीं इतना, तो काय को जेब ढीली करें। जैसे जो आपके दिमाग में एक काउंटर क्वेश्चन मेरे कंसेप्ट को काउंटर करने के लिए आ सकता है कि सर लोन थोड़ी ना लेगी सरकार, अच्छी बात तो है कि जितना आ रही है उसके पास रेवेन्यू उतना ही खर्चा सरकार कर रही है, तो क्या हो गया सर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई, वेलफेयर एक्टिविटी नहीं हो पा रही, कम से कम कर्जा तो नहीं ले रहे हम। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हो सकता है गलत चीज़ हो ये। क्या आप ये कह रहे हो कि अच्छी बात तो है कि कर्जा नहीं ले रही, हो सकता है इससे देश का बट्टाधार हो जाए, बर्बाद हो जाए देश इससे। अभी आते हैं उस कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन चलो ऊपर वाली सिचुएशन को एक बार के लिए आपकी मैं एक्सेप्ट कर भी लूँ, ये वाली कैसे हजम करूँ? यहाँ पर तो पैसा पड़ा हुआ है भाई, आपके पिताजी के पास 100 करोड़ रुपए हैं, आप ये कह रहे हो मुझे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है, कुछ भी करना है, 50 लाख दे दो, बस 1 करोड़ दे दो, वो उतना भी नहीं ढीला करने को मान रहे अपनी जेब, उतनी भी नहीं दे रहे हैं कि या तो एक्चुअली एक तो हो ना कि आपके पिताजी को लोन मांगना पड़ रहा है, तब तो चलो एक वो सिचुएशन को मान भी लें एक बार को कि नेगेटिव है। लेकिन आपके पिताजी के पास अच्छी खासी रकम पड़ी हुई है, एक फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है आपको, इतना कंजूस बाप आपका। तो ये तो हो गया, ये हो गया सरप्लस बजट। अब सरप्लस बजट शोज दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग अवे, ध्यान से सुनना ये वाली लाइन, गवर्नमेंट इज टेकिंग अवे मोर मनी देन वॉट इट इज पंपिंग इन टू द इकोनॉमिक सिस्टम। सरकार जेब ढीली करने को तैयार ही नहीं है, अपने निचोड़ निचोड़ के पैसे के ऊपर नाग बन के बैठी हुई है सरकार। अब जब सरकार ये रवैया काफी क्वार्टर्स तक अपनाती है, पीने वाला क्वार्टर नहीं, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, 3 मंथ को क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है, काफी मतलब वीक्स तक मंथ्स तक ये सरकार रवैया अपनाते जाती है। होता क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो होती है इकोनॉमी की, अब इसके रिपरकशंस देखना, ये मैं आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, अब ये वाली चीज़ मेंस के पर्सपेक्टिव में तो है ही हर चीज़ एप्लीकेशन बेस्ड, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सरप्लस बजट, कंसिडर द फॉलोइंग रिपरकशंस या आउटकम्स ऑफ द सरप्लस बजट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या सिचुएशंस विच कैन अराइज ड्यू टू अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस बजट। अब वो जो सिचुएशंस हैं ना, जो कंडीशंस है या रिपरकशंस हैं, नंबर 1, एग्रीगेट डिमांड इससे फॉल कर जाएगी। नंबर 2, जब एग्रीगेट डिमांड फॉल कर गई तो नंबर 2 रिपरकशन ऑलरेडी निकलेगा, ऑटोमेटिकली निकलेगा, प्राइस लेवल रिड्यूस हो जाएंगे, डिमांड ही उतनी नहीं है, तो मार्केट के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है दुकानदार उसकी कीमतें घटाएंगे ताकि कोई ले ले। ये बजट लेकिन क्या नेगेटिव होता है हर सिचुएशन के अंदर? नहीं। अगर आपको एक क्वेश्चन आए, इन विच अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन द कंसेप्ट ऑफ सरप्लस बजट कैन सेव द इकोनॉमी, तो जब सीवियर इन्फ्लेशन हो देश के अंदर, सीवियर इन्फ्लेशन याद है वो वाली, हाइपर इन्फ्लेशन या गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो फूलता है बबल, याद है इन्फ्लेशन के चैप्टर में करा था, है ना, हद से ज्यादा फटने को होती है इकोनॉमी, बिल्कुल बस फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी जाएगी अब तो। देयरफॉर इन टाइम्स ऑफ सीवियर इन्फ्लेशन विच अराइजेस ड्यू टू एक्सेस डिमांड, सरप्लस बजट एप्रोप्रिएट बजट है। क्यों बताओ, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेस डिमांड के टाइम पर पैसा बहुत ज्यादा फ्लोट कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, और सरकार अगर इस रवैये को अपना ले तो सरकार सरप्लस बजट में क्या कर रही है, रेवेन्यू अपने पास रख रही है और खर्चे कर रही है। क्या खर्चे कर रही है? नहीं, मार्केट से पैसा निकाल रही है। बट इन सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन या फिर इन सिचुएशन ऑफ रिसेशन, सरप्लस बजट शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, इट शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। बैलेंस बजट जो हमने पढ़ा था इक्वल टू का सिंबल वाला, एंड सरप्लस बजट अभी जो हमने देखा रेवेन्यू की तरफ सिंबल वाला, दे आर रेयरली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन द मॉडर्न डे वर्ल्ड। आज के समय में ये फीजिबल ही नहीं है। तो लो, हमारी डिबेट तो उसने यही माइंड अप कर दी कि अगर हमें कल को प्रीलिम्स के अंदर इंटरव्यू के रूम में या मेंस की आंसर राइटिंग में कभी भी कोड करना हो, हम ब्लंडर कर बैठेंगे, अपना बट्टा धार कर बैठेंगे अगर हम ये मेंशन कर दें कि कंट्री के अंदर आइडियल सिचुएशन है रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू शुड बी मोर देन द एक्सपेंडिचर। बजट के कंटेक्स्ट में अगर हम इन लाइनों को लिखाएं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता।
मतलब एक क्वेश्चन बना बनाया हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हम छोड़ देंगे। अब आपको आज वो लाइन समझ में आ रही है अंकिता, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, पॉलिटी एंड इकोनॉमी में कभी वो चीज़ नहीं होती कि मुझे ये लगता है, ऐसा हो सकता है, मुझे इस चीज़ की वजह से ये चीज़ लग रही है। मुझे भी अभी तक लगता था, आप लोगों को भी अभी तक यही लगवाया मैंने, इक्वल टू वाला सिंबल या फिर ये जो सिंबल है रेवेन्यू ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर से ये बेस्ट है। लेकिन लो आज हम गलत प्रूव हो गए। फाउंडेशन कोर्स में अभी तक 6-8 महीने तक जो भी सीख रहे हैं, ये तो सारा का सारा इसने एक ही बार में ख़त्म कर दिया खेल। तो आज सीखना क्या है? आज ये सीखना है कि थ्योरेटिकली तो इस चीज़ को बोल सकते हैं, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जब बात गवर्नमेंट बजट की आए ना, बजट की बात जब आए, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में घाटे वाला बजट बेस्ट होता है। अब एक बार के लिए मैं इस डेफिसिट बजट के टॉपिक पे बढ़ने से पहले कुछ और बताता हूं मैं आपको। भारत में या किसी भी देश में कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री या बिजनेस ऐसा है जो लोन ना उठाता मार्केट से या बैंकों से, जिसकी उधारियां वगैरह ना चल रही हो? है कुछ भी ऐसा? आपको बहुत बड़ी अपनी कोई सेटअप खोलना है, फ्रेंचाइजी खोलनी है, कुछ भी करना है, आपको कोई लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले दिन ही 100 ब्रांचेस खोल बैठोगे अपनी इंडिया में, और लोन लेने के बाद आप क्या करते हो? आप घाटे में आ जाते हो या फिर आप सरप्लस में रहते हो? बताओ। घाटे में ही रहते हैं मोस्टली। क्यों? एक, कमाई से लोन को चुकाते रहेंगे, लेकिन लोन को चुकाना सरदर्दी क्यों? प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट, और वो भी टाइम पे जाना चाहिए। तो आपको अपनी सेल्स, अपने रेवेन्यू, इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है ना अंकिता। आप तो इस फील्ड से रिलेटेड हो तो आप जानते होगे। इसलिए जो कंपनीज होती है ना, जो मार्केटिंग एजेंट्स रखती हैं अपने पास, वो प्राण ले लेती हैं उनके दिन और रात काम करवा के उनसे। कैसे भी करके आपको सेल निकालनी पड़ती थी ना कंपनी के लिए, कुछ भी करके सामने वाले को चाहे नागिन डांस दिखाओ, चाहे कुछ भी दिखाओ, है ना। तो यानी कि कंपनी की बात से हमने इतना देखा कि कोई भी आपको कल को बिजनेस सेटअप करना है, कंपनी वगैरह सेटअप करनी है, आप ना ये नहीं सोच सकते कभी भी कि मैं अपने दम पे खुद चला लूँगा, मुझे किसी से कोई लोन वोन की ज़रूरत या फिर किसी से उधारी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर बात देखो ये है, आप कोई भी बिजनेस वगैरह रन करते हो, कुछ भी है, जैसे अभी एक ना रिपोर्ट आई थी, चलो छोड़ जाओ सारी बातों को, ये तो इमेजिनरी बातें हो गई, रियल बातें करते हैं चलो। अभी एक रिपोर्ट आई थी, ये जितने एजुकेशन स्टार्टअप्स हैं हमारे देश के अंदर, अब जो कंपनियां बन गई हैं बड़े बड़े, एक टाइम पे स्टार्टअप्स थे, ये सब घाटे के अंदर चल रहे हैं। इनका सबका एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू। बायजूस को ले लो, अन अकेडमी को ले लो, किसी भी चीज़ को ले लो। अब मैं मयूर आपको एक चीज़ रिकॉल करवाना चाहता हूँ। आपने याद है मुझे ही, आपने वो वीडियो भेजी थी लल्लन टॉप में विकास दिव्या कीर्ति सर की, उन्होंने एक लाइन रेस करी थी वहाँ पर कि हम ना चाहें तो अन अकेडमी जितना बड़ा बन सकते हैं, हम फंड रेस करते नहीं है, किसी कॉर्पोरेट के साथ मिलते नहीं हैं हम लोग। हमने फीस इतनी ज़्यादा कर रखी है, इस वजह से वो खुद बोल रहे थे उसमें, क्योंकि हम बाहर से मार्केट से पैसा नहीं उठाते, और वो हमें फिर खुद अपना सिस्टम खुद चलाना पड़ता है, इस वजह से हमने फीस ज़्यादा कर रखी है। याद है ना मयूर, आपने मुझे वीडियो फॉरवर्ड करी थी वो वाली, आपने, और ये वाली लाइन आपने डिस्कस करी थी मेरे साथ। ये चीज़ है। इससे क्या समझ में आता है कि यहाँ पर जो दृष्टि आई है और विकास दिव्या कीर्ति सर का हमने जो एग्जाम्पल लिया, अन अकेडमी की, बाईजूस की हमने जो बातें करी, ये बेसिकली क्या समझ में आता है कि दृष्टि आईएएस जो है वो घाटे के अंदर नहीं है, मार्केट से पैसा नहीं उठा रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो उनका और रेवेन्यू कम हो। लेकिन अन अकेडमी, बाईजूस हो गए, कोई भी हो गए, ये लोग क्या करते हैं कि मार्केटिंग के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। अंकिता आप जानते हो कि ना, कंपनी की आमदनी अंदर से फुस होती है ना। वो मार्केटिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा रेवेन्यू रेस करने की कोशिश करते हैं। वो ज़्यादातर खर्चा जो है वो इसी चीज़ पे करते हैं, एडवर्टीजमेंट बनवाना, इंस्टाग्राम पे पेजेस बनवाना, बंदों को भेजना, एड्स चलाना, है ना, स्पॉन्सर करना, बहुत ज़्यादा, ताकि उनका नाम पे नाम फैलता चला जाए। एंड बिंगो के साथ अर्पित यही हुआ था, है ना। खर्चा तो करना ही पड़ा ना कैसे भी करके, चाहे प्रमोशन करवाई, दुकान पे जा जाके फ्री, मतलब 2-2 रुपये, 3-3 रुपये के फ्री में भी, मतलब चिप्स के ट्रक के एरिया में बांटने पड़े। होता है ना हर जगह पर। अब देखो क्या होता है इससे। ये तो हो गई चलो छोटे छोटे कॉरपोरेट्स और इंडिविजुअल कंपनीज की बात हो गई देश के अंदर, लेकिन
बजट तो भाई पूरे देश का एक बहुत बड़ा एंगल है, बहुत बड़ा एक। आप ये मान लो कि पूरी एक जीडीपी कहाँ एलोकेट हो रही है एक साल के लिए, ये उसका डिसीजन है। और हम बोल रहे हैं कि घाटा अच्छा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, वो बढ़िया चीज़ है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा भाई साहब देश का, तो देश तो सिंपल सी बात है कि लोन पे उतरेगा, बोरिंग पे उतरेगा। तो क्या ये अच्छी चीज़ है? जी हाँ, ये अच्छी चीज़ है। कैसे, देखते हैं। When estimated receipts of the government fall short of its estimated expenditure, यानी कि रेवेन्यू कम है एज कंपेयर टू इट्स एक्सपेंडिचर, ठीक है, बजट इज सेट टू बी अ घाटे वाला बजट, डेफिसिट बजट। दूसरे शब्दों में कहें, घाटे वाला बजट, डेफिसिट बजट एक वो बजट होता है जिसमें सरकार की आय, इनकम, आमदनी कम होती है एज कंपेयर टू इट्स खर्चे। खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आमदनी कम। और यही फिट बैठता है हमारी डेफिनेशन के अंदर, आमदनी 18, खर्चा रुपया। कमाई 50 पैसे की, खर्चे 1 रुपए के। ये होते हैं अशप्रीत नवाबों वाले शौक, है ना। लेकिन कंट्री के कंटेक्स्ट में बात करें तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है? राइटर हमें एक अच्छा एंगल प्रेजेंट कर रहा है, जो कि ये एनालिसिस मैंने आज तक कहीं देखा नहीं था किसी बुक के अंदर अपार्ट फ्रॉम दिस बुक। एंड ये एनालिसिस, ये जो 2 पैराग्राफ है ना, ये हमें मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत प्यारे नंबर दिलवा सकता है, जिससे एग्जामिनर भी कहेगा सुबहान अल्लाह। इन दिनों जो पॉपुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो बेसिकली डेफिसिट बजट को ही अडॉप्ट करती हैं। क्यों? अगर वो ना करे ना, ये करना क्यों पड़ता है? ये बेसिकली, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये ना सरकार की, मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की मजबूरी बन जाती है। ये मजबूरी है। लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या देश की बढ़ रही है, लोगों की नंबर्स बढ़ रहे हैं। जब ये बढ़ रहे हैं तो लोग से ही उत्पन्न होती है उनकी नीड्स, अराइज होती है उनकी नीड्स इकोनॉमी के अंदर। सारे लोग इक्वल लेवल पे सक्षम नहीं है, हर कोई अपने आप को नहीं चला सकता इस देश के अंदर। किसी किसी लोगों को ऐसा करना पड़ता है हमें कि भैया किसी चीज़ के आधे पैसे तुम दो, आधे पैसे हम देंगे। तो सरकार को बहुत सारी योजनाएं, स्कीम और सब्सिडीज वगैरह के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। ये बोल रहा है ये ग्रोइंग नीड्स की वाली बात। अब ये तो एक जनरल सी बात हो गई, ये तो अगर किसी का दिमाग चलेगा जो इकोनॉमिक्स की फील्ड से, तो इतना वो तो कोई भी लिख लेगा, इतना जो करंट अफेयर वगैरह पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस को दिन भर चाटता रहता है, कोई भी लिख लेगा। हमारे पास अब इसमें एक एक्स्ट्रा एज क्या है लिखने के लिए, वो ढूंढनी है हमें। तो हम हमेशा के एक्स्ट्रा एज की बात करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के पीएचडी होल्डर को हराएंगे हम लोग मीन्स की आंसर राइटिंग में। कैसे? हम यहाँ पर खुद से कुछ कोट नहीं करेंगे, हम मेंस की आंसर राइटिंग में कह देंगे, पीछे छुप जाएंगे जीएम केन्स के, जॉन मेनर्ड केन्स के पीछे छुप जाएंगे और उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे। केन्स ने खुद भी बोला था, केन्स इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, मैक्रो के माइक्रो, मैक्रो। इसने बोला था डेफिसिट बजट जो है ये बेस्ट बजट है अगर आपको अपने देश के अंदर रेमेडिफाई करना है उन परिस्थितियों को जहां पर बेरोजगारी या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो है। तो डेफिसिट बजट की रणनीति को अपनाओ। अब ये जो 2 वर्ड्स मैंने मेंशन करे, मैंने नंबर 1 नंबर 2 लिखा है। कल को ये क्वेश्चन आ सकता है कि डेफिसिट बजट इनमें से किन चीज का सॉल्यूशन बन सकता है। आप गारंटी मैं आपको बता रहा हूं, अगर डेफिसिट बजट आ गया ना, आपका दिमाग ही चला जाएगा नेगेटिविटी पे। डेफिसिट मतलब घाटा, घाटे वाला बजट, रेमेडी तो क्या ही करेगा। और आपके सामने 2 नेगेटिव वर्ड्स और आ जाएंगे, बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट। आप तो सबसे पहले इन्हीं को काट डालोगे प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में से, और वहीं आप ट्रैप हो गए। ये क्वेश्चन जो बनेगा ये टफेस्ट लेवल पे क्वेश्चन बनेगा। ये टफेस्ट लेवल की बात मैं क्यों कर रहा हूं, ये रेगुलर सोर्सेज के अंदर है ही नहीं। जब ये चैप्टर ही नहीं है तो इतना डेप्थ के अंदर नॉलेज ही कहाँ है किसी स्टूडेंट के पास। और जो चीज किसी के पास अवेलेबल नहीं है वो टफ होती है। देख रहे हो, ये मतलब एपिक्स का भी एपिक्स लेवल का क्वेश्चन है ये, जो कि पक्का मैं कह रहा हूं कि कोई सा भी इकोनॉमिक्स का धुरंधर बैठ जाए पेपर के अंदर, वो गलत ही कर आएगा इस क्वेश्चन को। इंस्टीट्यूशंस एक ही बात बोलने वाले हैं एग्जाम खत्म होने के बाद, दिस क्वेश्चन वाज अ ट्रैप। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बन जाएगा फिर ये। फिर लोग यूपीएससी की कीवर्ड्स का और कीज का इंतजार करेंगे, फिर समझ में आएगा उनको ऐसा क्यों था।
और कुछ ज्ञानी तो ये भी बोलेंगे कि यूपीएससी ने गलत दिया है, ये इसको तो सुर का तोड़ा वाला क्वेश्चन बनाकर प्रेजेंट कर दिया हरप्पा जैसा, जैसे उसने यूपीएससी ने आंसर कीज में गलती कर दी थी, शायद से इसमें भी गलती कर दी होगी। नहीं भाई, कोई गलती नहीं करी है। घाटे वाला बजट ना जीएम केन्स खुद बोल कर गया था, सरकार ये यूपीएससी तो बोल ही नहीं रहा, हमारी सरकार तो बोल ही नहीं रही। यूपीएससी जहां से क्वेश्चन उठा रहा है उसके बाप ने, जीएम केन्स ने बोला था ये वाली बात कि डेफिसिट बजट इज बेस्ट टू रेमिडिफाई द सिचुएशन ऑफ बेरोजगारी एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्यों? खर्च, अगर सरकार खर्चे ज़्यादा करे ना तो एटलीस्ट ग्रोइंग नीड्स फुलफिल हो जाएगी। रेवेन्यू इतना भले ही ना है सरकार के पास, बेरोजगारी नहीं रहेगी देश में, अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हम क्या पढ़ते हैं, जो इकोनॉमिक्स होती है 9th 10th की स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वाली बुक्स के अंदर, जब एक ही फील्ड के ऊपर, याद है? नहीं होती है ना शाइनी? अच्छा वो डिस्गाइज है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। पीपल आर केपेबल स्किल्ड बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब, अवेलेबल नहीं है क्योंकि वर्क इकोनॉमी के अंदर, है ना? हाँ। यूपीएससी वालों की क्या हालत है आज के टाइम में? गवर्नमेंट कवर्स द गैप ईदर थ्रू बोरोइंग। कौन से गैप को? ये जो मिसमैच है रिसीट और एक्सपेंडिचर का, सरकार या तो बोरिंग की तरफ रिजॉर्ट करती है या अपने जो रिजर्व्स हैं उनको विड्रॉ कर लेती है। तो डेफिसिट बजट ये इंप्लाई करता है, इट इंप्लाइज इंक्रीज इन गवर्नमेंट लाइबिलिटी एंड फॉल इन इट्स रिजर्व्स। ये तो नेगेटिव बात है, स्क्रीन के सामने ही दिख रहा है भाई, पढ़ के ही दिख रहा है इसको, ये नेगेटिव बात है। लेकिन ये नेगेटिविटी एटलीस्ट इसको सेव कर लेगी, ये नेगेटिविटी एटलीस्ट इसको सेव कर लेगी, ग्रोइंग नीड्स ऑफ द पीपल। तो when an economy is in an under employment equilibrium due to deficient demand, डिमांड कम है और बेरोजगारी वगैरह जो है बढ़ती चली जा रही है, या फिर लोग जो है काम धंधा ढूंढ भी रहे हैं लेकिन वर्क अवेलेबल ही नहीं है, डेफिसिट बजट एक अच्छा, क्या कहोगे आप इसको, अच्छी मेडिसिन है ये, इकोनॉमिक मेडिसिन टू कॉम्बैट रिसेशन। जब लोग जॉब ढूंढ भी रहे होते हैं और फिर भी नहीं होती है, तो ये सिचुएशन को क्या कहते हैं? ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 टू 1933 के अंदर क्या हुआ था? डिमांड थी उस टाइम पर जॉब वगैरह की, बिल्कुल थी, लेकिन क्या इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमीज वगैरह के अंदर अवेलेबल थी क्या जॉब्स वगैरह? नहीं। तो आपको एक ये भी यहां से अब आपको देखो, सुन लो क्या क्या मिल सकता है कि डेफिसिट बजट इनमें से किस किस चीज के लिए एक गुड रेमेडी, या फिर एक इनमें से कौन सी सिचुएशंस के लिए रेमेडी बन सकता है, इनमें से कौन सी सिचुएशन को करेक्टिफाई कर सकता है? नंबर वन अनएम्प्लॉयमेंट को कर सकता है, पहले लिख देता हूं मैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 रिसेशन, नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। लेकिन मुझे क्या बताओ, अभी तो ये बैठ के आप बता पा रहे हो, सोच के देखो इस क्वेश्चन की गहराई को। जो मैंने ऑप्शंस पुट करे हैं सामने, ये मैंने एक बहुत अच्छे लेवल का एक एमसीक्यू बनाया है, बहुत अच्छे लेवल का, अच्छे से सोचा था मैंने इसको, तब आपके सामने प्रेजेंट करा है। आप इसको सोच के देखो एक बार को जरा। अंकिता टफेस्ट लेवल पे है कि नहीं है? इकोनॉमी के अभी तक हमारे जितने लेक्चर्स हुए हैं, इसमें एग्जाम में कोई बैठकर अगर आधा घंटा भी लगाए तब भी वो करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकता है कि अगर उसने पढ़ना रखा हो तो। शाइनी बताओ, शाइनी आप बताओ, जैसे अगर आप एक बार के लिए अगर इकोनॉमिक्स की नॉलेज को साइड हटा दो, जनरल जो लोग पढ़ते हैं जितना पढ़कर जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवा सकता एग्जामिनर ट्रैप को ये देकर। और लोग क्या करेंगे अंकिता, ऐसे क्वेश्चन के पीछे ना अपना ईगो डेवलप कर लेंगे कि हम तो इसको करके ही रहेंगे क्योंकि ये सारी टर्म्स हमने सुनी रखी है।
ये क्वेश्चन ईगो से नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कोई कोई चीज़ ना गर्मी से सॉल्व नहीं होती, दिमाग ठंडा रहना चाहिए उसके लिए। लेकिन यहाँ पर ना ठंडा दिमाग ना गर्म दिमाग काम आएगा, यहाँ काम आएगा घर से होमवर्क कितना करके गए हो। चलो ठीक है, एक बार को चलो इसको भी मार्क कर लोगे आप ये वो करके, लेकिन ऑप्शन फिर ऑल ऑफ दी अब आपको रिसेशन के बारे में घंटा नॉलेज नहीं है वहाँ पर। और ऊपर आपको देख रहे हो ट्रैप, देखो भाई, ऑल ऑफ दी अब ये दिख रहा है, एक ही रिसेशन दिख रहा है, और क्वेश्चन में दिखेगा बजट इनमें से कौन सी सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है, और उसके आगे लिखा हुआ डेफिसिट बजट। नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और पूरा क्वेश्चन ये, इस प्रकार के पूरे क्वेश्चन आने वाले जो इकोनॉमिक्स के 6-7 क्वेश्चन भी होंगे ना, उसमें इस कदर साइकोलॉजी खराब कर देंगे कि बंदा अगर 7 में से 7 ठीक कर सकता था ना, तो वो 7 में से 3 ही ठीक कर पाएगा फिर वो। या फिर कभी कभार वो गलत ओ एम आर वो भर देता है, गलत ऑप्शंस भर देगा ओ एम आर के अंदर, फिर वो और बौखला जाता है। और आधे पेपर के बाद तो लोगों का हौसला जो इस कदर टूट जाता है, वो कहते हैं अगले साल अच्छे से पढ़कर आएंगे। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ और दूसरों के एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। आई डू नॉट डिनाई द फैक्ट, ये चीज़ें मैंने भुगती हुई हैं। मेरी गलतियों से सीख लो तो साल बर्बाद नहीं होंगे। ऐसा होता है, उधर बैठ के ना सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, डेफिसिट बजट के कुछ मेरिट्स हैं, स्पेशली फॉर अ डेवलपिंग कंट्री। अब आपने अभी तक कितने मेरिट्स जाने? नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 अंडर एम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 रिसेशन। अब और देख लो, इकोनॉमिक ग्रोथ इससे एक्सेलरेट होती है, होएगी क्या? कैसे? ग्रोइंग नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन जो है फुलफिल होगी, सरकार खर्चे ज़्यादा करेगी, योजना स्कीम वगैरह को कहीं से भी चाहे सरकार को चलाना पड़े चलाएगी, और वो इस वजह से चलाएगी कि बेरोजगारी वगैरह को एटलीस्ट कंट्रोल में रखा जा सके और लोग जो है वो सड़कों पर आ जाए, बर्बादी की कगार पर ना आ जाए देश की जनसंख्या। लेकिन किसी में भी ये दम होगी क्या शाइनी कि डेफिसिट बजट के साथ साथ वो कभी भी इस ऑप्शन को मार्क कर दे कि एक्सेलरेट हो जाएगी इससे इकोनॉमिक ग्रोथ? नहीं ना। मुझे खुद नहीं पता था जब मैंने पहली बार इसको देखा था। मैंने मैंने एक सेकंड मैंने पता कि था क्या सोचा था। मैंने ये सोचा था ये जो नॉन यूपीएससी बुक्स होती है ना, ये ऐसे ऐसे गलत मिसप्रिंटेड होती है कि ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि जब मेरे को खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं दूसरों को ही कोसूंगा ना। जैसे क्या होता है, यूपीएससी जिसका क्लियर नहीं हुआ और जो सीरियस नहीं था वो क्या कहता है, ऐसे तो थोड़ी ना सबका हो जाता है यार, इतने सारे लोग बैठते हैं, आप तो मुझे पहले अटेम्प्ट में ऐसा कह रहे हो। तो फिर पहले अटेम्प्ट वालों का कैसे हो जाता है? इंसान अपने आप को बचाने के लिए 100 बहाने ढूंढता है। लेकिन ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं। एक बार मैं इन ऑप्शंस को पढ़वा दूँ फिर मैं आप पे आता हूँ। इट एक्सिलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, इट एनेबल्स टू अंडरटेक, सरकार मतलब केपेबल हो जाती है टू अंडरटेक वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ द पीपल। जब खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह होंगे तो लोगों की नीड्स वगैरह को फुलफिल करा जा सकता है। एंड इट इज़ अ क्योर फॉर डिफ्लेशन, बिकॉज ये प्राइजेस जो डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहे होते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट और जो प्राइजेस हो रही होती है उसको भी चेक कर लेता है। तो देखो, चौथे चीज़ आपको रिसेशन के साथ साथ डिफ्लेशन वर्ड भी मिल गया। कनेक्टेड वर्ड्स हैं लेकिन फिर भी आप अलग अलग वर्ड्स आएंगे तो नहीं हो पाता ना। और एक्सेलरेट होगी इससे इकोनॉमिक ग्रोथ, वेलफेयर एक्टिविटीज़ इससे ली जा सकती हैं। एंड आप कहोगे आप 6 ऑप्शन बनाते चले जा रहे हो, तो आप ना 2018 से पेपर उठाकर देख लो, 6 ऑप्शन तो छोड़ो, 7 ऑप्शन तक यूपीएससी गया हुआ है। और फिर वो पेयरिंग बहुत गंदी लेवल की बना देता है, 1 2 3 4 एंड 5 ओनली, 1 3 4 5 6 7 ओनली, 1 3 7 ओनली, 1 3 2 5 9, कुछ भी बहुत बना देता है। और आने वाले टाइम में मैं ये मानता हूँ कि ऑप्शंस और भी हो सकते हैं। होते ही ऐसे क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं, आराम से आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। ये सिर्फ इसलिए होता है कि बड़ा सा क्वेश्चन, आधे पेज पर एक फिल्म का क्वेश्चन दिख रहा है, लोगों की आधी हवा वहीं गायब हो जाती है। अब जैसे आप 6th मास एक्सटेंशन का क्वेश्चन देख लो, प्रिलिम्स की 2 साइडें होती हैं, जैसे ये बुक है ना आपको सीबी सचदेवा दिख रही है, 2 साइडें हैं इसकी, उसने सिर्फ एक साइड के ऊपर, इसको हम छोटा करते हैं, हाँ, उसने सिर्फ एक साइड के ऊपर, इतनी इतनी साइड के ऊपर, इस जगह पर चेक करके देख लेना पक्का, पूरी इस साइड के ऊपर सिर्फ मास एक्सटेंशन का क्वेश्चन दे रखा था, 4 ऑप्शन डाल के पूरी एक साइड भर दी थी उसने।
एक ही क्वेश्चन देके, और इतना इजी क्वेश्चन था कि मैं क्या बताऊं। 6 मार्क्स एक्सटेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था उसने, साल 2018 की बात है। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। नंबर 1, इट इनकरेजेस अननेसेसरी एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। अब इसको अननेसेसरी और वेस्टफुल क्यों बोला जा रहा है? आमदनी इतनी हो नहीं रही है सरकार की, खर्चे पे खर्चा होता चला जा रहा है। मुझे एक बात बताओ अर्पित, घर में अगर इनकम का लेवल डगमगाने लगे किसी का भी और खर्चे बहुत ज़्यादा हो, तो घर पे एक चर्चा शुरू हो जाती है ना कि खर्चों को थोड़ा सा आजकल कंट्रोल करके चलो, पता नहीं आने वाले टाइम का, बेफालतू के खर्चे मत करो। क्या ये वाली बातें हम सब ने अपने घर पे कोविड के टाइम पे सुनी है क्या, कि फालतू की कोई भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें कुछ भी मत मंगाओ क्योंकि नहीं पता ये आपदा, ये महामारी कब तक चलेगी? हम सब ने सुनी है क्या ऐसी चीज़ें? है ना, ये चीज़ है। और पता भी नहीं था ना कि कब तक चलेगी, टाइमलाइन भी नहीं पता हमें। दूसरा, इट में लीड टू फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्यों? अगर ये खर्चे सरकार बढ़ाती चली गई ना, बढ़ाती चली गई, बढ़ाती चली गई, बोरिंग तो ले कर रखी है फिर सरकार ने, लोन भी वापस करने हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ ब्याज भी देना है, सरकार अपने खुद के जाल में फंस सकती है। तभी तो सरकार ने ये जो फार्म लोन वेवर स्कीम्स इतनी सारी चलाई थी, तभी तो इसको शांत कर दिया एकदम से। अब आपको नहीं देखने को मिलती होंगी इतनी ज़्यादा कि सरकार इलेक्शंस के टाइम पर ये सब अनाउंस कर रही है। इकोनॉमिस्ट ने समझा दिया कि भाई साहब, आपकी राजनीति ना एक अच्छी चीज़ है, वो राजनीतिक ग्राउंड पे खेलो। इन्होंने आरबीआई का भी अमेंडमेंट कर दिया था, आपको पता है ना शायनी, आरबीआई से टसल हो गई थी करंट गवर्नमेंट की, गवर्नर ने बोल दिया था हम पैसा नहीं देंगे, तो उन्होंने आरबीआई एक्ट को ही चेंज कर डाला था। लेकिन हाँ हाँ, और फिर इन लोगों को उस टाइम पर ये बात समझ में आ गई थी, करंट सरकार को अर्पित है ना, कि ये हमने जो करा है ना अपनी ईगो पर आकर, अपनी ज़बरदस्ती पर आकर के आरबीआई से ज़बरदस्ती हम पैसा ले ही लेंगे, एक्सचेंज रिजर्व तो हमारे ही हैं। फिर सरकार को जब समझ में आ गया, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो क्या होते हैं, अनपढ़ गवार होते हैं, इकोनॉमिस्ट उनको फ्यूचर पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बता रहे हैं, उनको वो चीज़ तब समझ में आ नहीं रही थी। शांत दिमाग से बंद कमरों के अंदर जब बैठ के सोचा ना इस बात को, तो उनको पता लगा हम कितने बड़े ट्रैप में फंस फंस चुके हैं ऑलरेडी। फिर क्या है नेक्स्ट, इट शेक्स दी कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो लोग फिर क्या सोचते हैं कि देश के अंदर जब फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी है ना इस देश के अंदर, तो हम यार यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उनको सही नहीं लगता, कंपनीज वगैरह यहाँ पर फिर आती नहीं है। अब वो ये कह रहा राइटर आपसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो सिचुएशन होती है जहाँ पर एक्सेस डिमांड होती है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है, कॉन्टिन्यूस राइजिंग प्राइसेस, एंड जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तो आती है सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन, फॉलिंग इन प्राइसेस, राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। सरप्लस बजट रिकमेंड होता है इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, वेयर एज डेफिसिट बजट इज सजेस्टेड इन द सिचुएशन ऑफ रिसेशन। देख लो, आपको अच्छी रिवीजन करने का मौका मिल रहा है यहाँ पर इन कंसेप्ट से। अब अलग अलग प्रकार के जो घाटे हैं ना, जब डेफिसिट है ही ना, डेफिसिट बजट की जब बात हो रही है, तो उसके भी 3 प्रकार के घाटे होते हैं बजट के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिसीट एंड टाइप ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो 3 कंसेप्ट होते हैं डेफिसिट के, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, ब्रॉडर कैटेगरी हमने देखी थी ना, ये बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट की। अनबैलेंस बजट के अंदर हमने क्या देखा, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट जो है, एक तो हो गई है टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स में 2 गए, 1 2, अनबैलेंस फर्दर 1 2, और डेफिसिट जो है वो 3 टाइप के, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। जो बजटरी डेफिसिट होता है और ये जो फिजिकल डेफिसिट है, इट शोज द गवर्नमेंट बोरोइंग। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन एक बार के लिए आप बस इतना जान लो, बजटरी डेफिसिट या डेफिसिट बजट, आप जो मर्जी कह लो, इट इज तीनों मतलब सिचुएशन घाटे की है, क्योंकि जहां पर वर्ड आ गए ये घाटा घाटा घाटा, ठीक है। यहां पर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सेस में है, एज कंपेयर टू टोटल रिसीट। अब टोटल एक्सपेंडिचर दोनों का मिलाकर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो ज़्यादा है
एज कंपेयर टू टोटल रिसीट, दोनों तरह की रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। तो 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट होती है या 3 मेजर्स होते हैं डेफिसिट के। रेवेन्यू डेफिसिट, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसीट। जानने वाली बात ये होती है, कीवर्ड यहां पर ये होता है, हम जो ऊपर बात कर रहे थे ना, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नहीं, यहां पर सिर्फ रेवेन्यू कंपोनेंट को देखा जाता है, सिर्फ रेवेन्यू कंपोनेंट को देखा जाता है। बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, डोंट वरी। फिस्कल डेफिसिट, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। अल्टीमेटली ये शो करता है बोरिंग को ही, कि वो कैसे, बाद में बात करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये जो सेकंड वाला था ना मैं पढ़ा, फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट जो चुकाना है सरकार को उसको घटा दो, तो वो निकलेगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। क्या होते हैं ये, इसके बारे में डिटेल में हमें जानना पड़ेगा, वो बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।